So good morning, students. Today is 17th of January 2022. My name is Sunny Kumar from ECE department in Cele Polytechnic, and today I'll be teaching you spectrum analyzer and the next chapter, that is oscilloscope. Okay, so let's wait for a few minutes for all the students to join. After then I will start the class. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Sakaldeep. Good morning, sir. Good morning, Ankit. चले सभी लोग आ गए, क्लास स्टार्ट किया जाए। आवाज लाउड एंड क्लियर जा रहा है सभी को? यस। चलिए ठीक है। आज 17 तारीख है, तो पिछले जो सैटरडे को हमने क्लास किया था उसमें मैंने स्पेक्ट्रम एनालाइजर आपका स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसी को फिर से थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवाइज करते हुए स्पेक्ट्रम एनालाइजर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर, तो क्या क्या मैंने बताया था स्पेक्ट्रम एनालाइजर के बारे में कि किसी भी सिग्नल को देखने का सबसे आसान तरीका क्या है सर? सबसे आसान तरीका है कि उसको आप थ्रू ऑसिलोस्कोप देखो। ओके, लेट मी जूम इट। उसको क्या करो आप, विद द हेल्प ऑफ ऑसिलोस्कोप देखो, जहां पर आपका टाइम भी हो वर्सेस आपका जो फ्रीक्वेंसी भी हो, दोनों को एक साथ देखो। तो जब आप किसी भी सिग्नल को टाइम में देखते हो, ठीक है ना, टाइम डोमेन में देखते हो, तो वो जाएगा आपका एक्स एक्सिस में, ठीक है, टाइम डोमेन में। और जब आप उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखते हो तो वो हो जाएगा आपका वाई एक्सिस में। ये मैंने बताया था, यानी कि ये हो गया आपका कोई भी सिग्नल को टाइम डोमेन में देखने के लिए, किसी भी सिग्नल को, और किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने के लिए वाई एक्सिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बोलता क्या है कि
हमेशा हम लोग को जरूरत पड़ता है कि हम लोग को टाइम, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ टाइम डोमेन में देखना है, कभी कभी जरूरत पड़ता है कि हम टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में दोनों में एक साथ किसी भी सिग्नल को देखें। तो उस केस में जो इंस्ट्रूमेंट हमारा इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम एनालाइजर। मतलब जब हमें किसी भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने की जरूरत पड़ती है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज यूज्ड, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने के लिए होता है। तो बोलता क्या है कि जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है ना, वो एक कैलिब्रेटेड ग्राफिकल डिस्प्ले देता है हमारे सीआरटी स्क्रीन पे, ठीक है। ओके, और भी जन ज्वाइन हो रहे हैं, लेट मी ज्वाइन देम। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो भी हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है वो एक टाइप ऑफ कैलिब्रेटेड या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता है हमारे सीआरटी स्क्रीन पे, जहां पर फ्रीक्वेंसी हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और एम्पलीट्यूड जो है हमारा यानी कि वोल्टेज, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का बनता है, तो फ्रीक्वेंसी जब आप देखोगे, ठीक है, जब आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो दैट विल बी ऑन योर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्सिस। और जब आप वोल्टेज को देखोगे, ठीक है, वोल्टेज को देखोगे तो वो हो जाएगा हमारा वर्टिकल एक्सिस पे, ठीक है ना। तो यही इस्तेमाल होता है आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ठीक है। अब बोलता है कि जो वर्टिकल लाइंस के अक्रॉस साइनसोइडल कंपोनेंट्स हम लोग दिखाते हैं, उसमें हमारा इनपुट सिग्नल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो भी हमारा वोल्टेज आप देख रहे हो, वोल्टेज को जब कोऑर्डिनेट से मिलाते हैं और किसी भी साइनसोइडल कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट रहता है, उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सम input composed in that signal। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, फिर मैंने बताया था कि इसके लिए जो एनालाइजर इस्तेमाल होता है उसमें जो फिल्टर इस्तेमाल होता है ना, उसमें टोटल 32 फिल्टर बैंक्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि हमारा जो फिल्टर सर्किट इस्तेमाल होता है, वहां पर आपका टोटल 32 फिल्टर बैंक्स होता है। तो कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहां से आपका इनपुट आ रहा है, दिस इज द इनपुट, ओके। ठीक है, अब क्या होगा आपका फिल्टर, यहां से आउटपुट, फिर एक फिल्टर, फिर आउटपुट, ऐसे टोटल करके आपको 32 फिल्टर लगाना होगा किसी भी नॉर्मल पैरेलल फिल्टर बैंक एनालाइजर में, ठीक है ना। इसको बोला जाता है कि पैरेलल फिल्टर बैंक एनालाइजर में, ओके। और ये सब जितना भी है आपका फिल्टर्स इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ भी फिल्टर है, यहाँ भी फिल्टर है, और जितना आपका लगा हुआ है सब पैरेलली आपका फिल्टर कनेक्टेड होगा, और यहां से आपको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। ये हुआ इतना बात। रुक जाए, वीडियो थोड़ा सा अटक रहा है, होल्ड अ सेकेंड, ठीक है। रुक जाइएगा आप लोग, ठीक है। अभी देखिए तो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग प्रणव, आपका गुड मॉर्निंग मैसेज अभी देखा मुझे। तो बोलता क्या है कि जो हमारा ये जो आप देख रहे हो, एनालाइजर देख रहे हो, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ना, उसको कवर करने के लिए ही हमारा फिल्टर्स लगाया होता है। मान लीजिए कोई दे दिया 10 से 12 किलोहर्ट्ज का, कोई दे दिया, मान लीजिए ये है
5 से 10 किलोहर्ट्ज के लिए फिल्टर होगा, तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 को एक्सेप्ट करेगा, बाद बाकी को रिजेक्ट कर देगा और वही आउटपुट में दिखा देगा। फिर ये रहेगा आपका मान लीजिए 10 से लेकर के 20 किलोहर्ट्ज तक के लिए, तो ये जो फिल्टर है सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 को फिल्टर करेगा, उसको आउटपुट में दिखाएगा, बाद बाकी सबको रिजेक्ट कर देगा। ये मान लो रहेगा आपका 1 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 5 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। मतलब उस रेंज में जो भी रहेगा उसको फिल्टर करके बाहर करेगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर देगा। फिल्टर का तो वही काम होता है कि फिल्टर जो भी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी रेंज उसको दिया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी को फिल्टर करके आउटपुट तक पहुंचाता है, नहीं तो क्या करता है उसका बाहर ढकेल कर फेंक देता है, बस यही काम है उसका। तो याद रखिएगा कि फिल्टर जहां भी लगा हो, चाहे आपका हेटेरोडाइन में लगा हो, चाहे आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर में लगा हो, चाहे कोई भी नॉर्मल सा वेव एनालाइजर में लगा हो, फिल्टर का काम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि वो क्या करेगा, आपका जो भी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उसको क्या करेगा, आपको कैच करेगा और फिर उसके बाद उसको आगे भेज देगा, ठीक है, और बाद बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देगा। यही बात होता है आपका फिल्टर बैंक एनालाइजर का। और क्या होता है, फिर बोलते हैं कि जो फिल्टर बैंक एनालाइजर होता है, उसी से जो हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है, उसी को हम लोग एक तरीके से स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी बोलते हैं, जहां पर हम जब ऊपर देखेंगे मतलब एक्स एक्सिस में देखेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और जब हम लोग हमारा वाई एक्सिस में देखेंगे, मतलब समझ लो ये एक ग्राफ है, अभी मैं बना दूंगा, दिस इज द ग्राफ, ऐसे करके जब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा एम्पलीट्यूड होगा, और जब हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा जितना भी फिल्टर्स लगा हुआ है उसको वहां पर हम लोग शो करेंगे। और दैट फिल्टर्स, जो भी फिल्टर्स होंगे वो ओवरलैपिंग नेचर के होंगे। ओवरलैपिंग कैसे होंगे, चलिए देख लीजिए उसको। ये होगा, मान लो दिस इज द ग्राफ, ओके, तो आपका हो जाएगा वो एम्पलीट्यूड, ठीक है, वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड। और यहां जब हम लोग एक्स एक्सिस में देखेंगे वहां पर हो जाएगा ओवरलैपिंग फिल्टर बैंक, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब ओवरलैपिंग का मतलब है, मान लो ये एक फिल्टर लगा हुआ है आपका, ठीक, इसी के साथ इस पे चढ़ करके एक और फिल्टर लगा रहेगा, मतलब आधा छुपा हुआ रहेगा, फिर उस पे चढ़ के एक लगा हुआ रहेगा, फिर एक उस पर लगा हुआ रहेगा, ऐसे करते 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 आपका जो 3200 फिल्टर है वो ऐसे ही करके ओवरलैप पोजीशन में लगा रहेगा आपका किसी भी नॉर्मल सा स्पेक्ट्रम एनालाइजर में, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा दैट वुड बी समथिंग साइमल्टेनियस, ठीक है ना। ये हो जाएगा, मान लीजिए ये आपका ऑसिलोस्कोप का जो सीआरटी स्क्रीन जो होता है वो रहेगा आपका दिस, और आपको कुछ ऐसा करके आउटपुट दिखेगा, ये हो जाएगा आउटपुट टू सीआरटी डिस्प्ले, ओके। तो ये कहानी था आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर का। स्पेक्ट्रम एनालाइजर कहानी में मैंने क्या क्या बताया आपको कि सर स्पेक्ट्रम एनालाइजर इसलिए इस्तेमाल होता है कि कभी कभी सिग्नल को हम लोग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी देखने का जरूरत पड़ता है। तो जब हमें कोई भी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखने का जरूरत पड़ता है, उस केस में हम लोग स्पेक्ट्रम एनालाइजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दिखाएंगे, वोल्टेज जो हमारा होगा वर्टिकल एक्सिस में दिखाएंगे। फिर बोलते हैं कि उसमें जो सिग्नल हम लोग मतलब वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं वो बहुत सारे क्या बोलते हैं हमारे साइनसोइडल कंपोनेंट से बना होता है, जो कि इनपुट में प्रेजेंट होता है, यही लिखा हुआ है इनपुट कंपोज्ड इन दैट सिग्नल। और जो उसका नॉर्मल सा बोल सकते हो आपका एनालाइजर का डायग्राम बोल सकते हो आप, कि डायग्राम नहीं मतलब ग्राफ की कैसा उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपका सबसे पहले आपका लगा रहेगा एक इनपुट, इनपुट के साथ 32 जो फिल्टर होते हैं वो पैरेलली करके लगे होंगे, पैरेलली लगे होंगे, और हर फिल्टर का एक अपना रेंज होगा, कि मतलब वो उस रेंज को सेलेक्ट करेगा, बाद बाकी को फेंक देगा, दूसरा वाला दूसरा रेंज को सेलेक्ट करेगा, बाद बाकी को रिजेक्ट कर देगा, तीसरा वाला तीसरे को करेगा, बाद बाकी को बाहर फेंक देगा, बस उसका यही काम होता है, अदरवाइज उसका और कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। और जो भी होगा वो आपका आउटपुट के जरिए उसमें दिखाई देगा, ठीक है।
आउटपुट में दे देगा, ठीक है। फिर जब हम लोग उसका ग्राफ टाइप से अगर कुछ देखते हैं तो उस ग्राफ में हमें क्या दिखता है कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड वर्सेस ओवरलैपिंग फिल्टर बैंक बनाते हैं तो एम्पलीट्यूड विल बी इन आवर वर्टिकल यानी कि हमारा वाई एक्सिस में, एंड द ओवरलैपिंग फिल्टर बैंक का जो फिगर हम लोग बनाएंगे दैट विल बी हॉरिजॉन्टली इन योर एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो भी आउटपुट होगा दैट विल बी, उसको बोला जाता है साइमल्टेनियस आउटपुट टू CRT डिस्प्ले। ये चीज हो गया। अब आते हैं हमारे इसके बेसिक ब्लॉक डायग्राम में, जो जो सब में प्रेजेंट होता है, इनपुट होता है, एटेन्यूएटर होता है, एम्पलीफायर होता है, वो सब इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले रहेगा आपका एक इनपुट, ठीक है। इनपुट के बाद हम लोग देखेंगे हमारा एक मिक्सर, कोई भी हेटेरोडाइन मिक्सर रहेगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल सा भी मिक्सर रहेगा जो आपका हेटेरोडाइन में प्रेजेंट रहता था। फिर आपका उसके साथ आपका इंटरमीडिएटरी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए एक IF एम्पलीफायर रहेगा। अब IF एम्पलीफायर है, जहां पर देखिएगा कि IF एम्पलीफायर और मिक्सर है, इसका मतलब आपको अलग से वहां पर ऑसिलेशंस देना होगा। इनपुट तो दे ही रहे हो, ऊपर साथ ही साथ मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इनपुट से एक सिग्नल आ रहा है, एक और हमें सिग्नल देना होगा। तो चलिए मिक्सर में एक और सिग्नल हम लोग डाल देते हैं विथ एक्सटर्नल सोर्स, जिसका नाम यहां पर रहेगा आपका वोल्टेज ट्यून्ड ऑसिलेटर। बादल प्रेजेंट है क्या क्लास में कि नहीं प्रेजेंट है? उसका रेंज हम लोग तो जानते ही हैं क्या होगा, आपका एफ मिन से लेकर के एफ मैक्स तक, ठीक है, याद रखिएगा उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। अब क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंसी बन गया और यहाँ से इनपुट भी डाल दो आप किसमें, मिक्सर में। मतलब इनपुट से एक सिग्नल गया, वोल्टेज ट्यून ऑसिलेटर से एक सिग्नल गया, दोनों मिक्सर में मिला। मिक्सर में जाने के बाद वो क्या होगा, IF एम्पलीफायर में एम्पलीफाई होने के बाद हमारा चला जाएगा किसमें सर, डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर में। चलो उसमें भेज देते हैं, ये चला गया आपका डिटेक्टर एंड वीडियो एम्पलीफायर में, ओके। फिर वहां से वो जो भी आउटपुट निकलेगा आपका डिटेक्टर, वो जाएगा एक जो स्पेक्ट्रम है, ये दिस स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम में जाएगा और वहां से आपका स्पेक्ट्रम में होने के बाद, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ये इधर रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है, ये गया यहाँ पर, और ये इसका दो एंड यानी कि दिस एंड दिस विल बी ग्राउंडेड, ठीक है, ये हो गया। और इसके बीच में बस एक चीज आपको दे देना है, एक क्या है, वो स्टार्ट करने के लिए एक आपको ऑसिलेटर को स्टार्ट करने के लिए और इस स्पेक्ट्रम एनालाइजर को स्टार्ट करने के लिए ट्रिगरिंग चाहिए होगा। और ट्रिगरिंग हम लोग कहाँ से देते हैं सर, फंक्शन जनरेटर से। तो फंक्शन जनरेटर एक यहाँ लगा देते हैं, वो हो जाएगा हमारा सॉटूथ जनरेटर, यानी कि इसको भी चालू करने के लिए, इसको भी चालू करने के लिए। देख लो दोनों में अलग अलग एरो बनाया हुआ है। पहले गया इनपुट, देख लीजिए आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने साथ साथ समझा दिया कि इनपुट के साथ गया एक और ऑसिलेशन जो कि मिक्सर में मिलेगा। अब मिक्सर में इसको इनपुट देने के लिए क्या स्टार्ट, एक ट्रिगरिंग चाहिए होगा। ट्रिगरिंग के लिए सर हम यहाँ पर सॉटूथ जनरेटर लगा दिए जो कि हमारे स्पेक्ट्रम को भी स्टार्ट करेगा, ठीक है, उसको भी मतलब एक नेगेटिव ट्रिगर चाहिए होगा या फिर पॉजिटिव, उसको वहां पर दे देगा और उसका जो आउटपुट है दैट विल बी ग्राउंडेड। फिर सिग्नल गया यहाँ पर IF एम्पलीफायर, तो डिटेक्टर एम्पलीफायर, यानी कि जो भी आपका CRT स्क्रीन है, ठीक है ना, उस पे हमारा जाकर के ये दिख जाएगा। तो यही है हमारा स्पेक्ट्रम एनालाइजर का ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हुई, मतलब चैप्टर नंबर जो आपका 4 था, यानी कि हमारा जो भी सॉरी जितने भी वेव एनालाइजर्स थे, वेव एनालाइजर्स का चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज ऑसिलोस्कोप, ओके।
और याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगा यानी कि ऑन थर्सडे, तो क्लास अगर सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड में रहता है उसके पहले आप लोग का 20 मिनट का सबसे पहले वो होगा, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू टेस्ट रहेगा, उसके बाद आई विल कंटिन्यू द क्लास, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नया चैप्टर जो कि है हमारा ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, थोड़ा बताइए। ऐसे जब लैब में कोई लैब हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट ऑसिलोस्कोप, किस लिए काम आता है, क्या है ऑसिलोस्कोप का फंक्शन, कौन बताएगा मुझे, एनीवन? थोड़ा सा भी ब्रीफ आइडिया दे दीजिए थोड़ा सा। ऑसिलोस्कोप किसे बोलते हैं बताइए मुझे थोड़ा सा। किसी को नहीं पता है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑसिलोस्कोप का शुरुआत स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसको बोला जाता है CRO, ठीक है ना, इट इज नोन एज CRO। CRO और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल टूल इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सिस्टम। मतलब कि ऐसा कोई सिस्टम जो कि आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी देख सके, वोल्टेज को भी देख सके, करंट को भी देख सके, पावर को भी देख सके विथ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा, फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब इसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, जहां पर हम लोग जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो, ठीक है ना, चाहे वो वोल्टेज की बात करो, चाहे वो आप करंट की बात करो, चाहे वो आप पावर की बात करो, उसको अगर दिखाने में कोई डिवाइस अगर सक्षम है, कोई एक सिंगल डिवाइस विथ फंक्शन ऑफ टाइम, ये चीज मत भूलिएगा आप लोग, विथ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसे हम लोग बोलेंगे हमारा CRO और कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपल फंडा क्या है कि CRO जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बीम का मूवमेंट पर डिपेंड करता है। जो भी CRO काम करता है उसमें मेन जो काम, मतलब मेन जिसका क्या बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल जिसका है, दैट इज योर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, जिसको हम लोग एक फ्लोरोसेंट मटेरियल पर बॉम्बार्ड करते हैं। बॉम्बार्डिंग आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, मतलब किसी भी पॉइंट पे किसी भी रे को, मतलब टॉर्च कैसे जलाते हैं दीवार में, तो वो क्या हुआ, अगर दीवार में टॉर्च जला रहे हो दैट इज योर बॉम्बार्डमेंट ऑफ लाइट रे इनटू द वॉल। तो इसमें भी वही होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसका हम लोग बॉम्बार्डिंग करते हैं, यानी कि इंपिंजिंग करते हैं हमारे किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर, ताकि हम लोग एक विजिबल स्पॉट देख पाए, और जिससे हम लोग दो कन्वेंशनल एक्सेस बनाते हैं। जब ये सभी लोग जानते हैं कौन कौन सा एक्सेस होगा, ये होगा आपका या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस, जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ, या तो आप सिर्फ एक एक्स एक्सिस पे काम दिखा सकते हैं, या तो आप सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे दिखा सकते हैं, या तो एट द सेम टाइम दोनों एक्सिस पर काम दिखा सकते हो, यानी कि इन द एक्स एक्सिस एज वेल एज इन वाई एक्सिस, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जो बीम डिफ्लेक्टेड हुआ है उस वो क्या होता है, वो रिलेटेड होता है आपका किससे, टाइम से, ठीक है ना, रिलेटिव ऑफ टाइम बोलते हैं। इसीलिए हमारा ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हो, चाहे आप वाई एक्सिस देख रहे हो, और जो वाई एक्सिस है वो उसका है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब जो यहाँ पर आप काम किए हो, ठीक है, रिलेटिव दिए हो, उसका रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको वाई एक्सिस में। तो इसीलिए ये हो गया टाइम के लिए, याद रखिएगा, एक्स एक्सिस होगा टाइम के लिए, वाई एक्सिस होगा आपका वोल्टेज के लिए, ये चीज याद रखिएगा, एक्स एक्सिस फॉर टाइम रिलेटेड, वाई एक्सिस इज फॉर वोल्टेज रिलेटेड, ठीक है। इतना बात हो गया। अब क्या होता है कि ऑसिलोस्कोप को अपना इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, यहां पर लिख सकता हूं मैं कि ऑसिलोस्कोप कैन बी टर्न्ड एज इलेक्ट्रॉन बीम वोल्ट
मीटर, ठीक है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टमीटर बोल सकते। क्यों? जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली नो वेट, बहुत होता है, 10 पावर माइनस में समथिंग रहता है, वो क्या होता है, उसका वेट होता है, मतलब वेट बहुत ही कम, और उसका इनर्शिया भी नहीं होता है, तो जिसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रॉन बीम को एक वेव फॉर्म में मूव करवाते हैं बहुत ही हाई स्पीड से, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, क्या क्या मैंने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है प्रैक्टिकली उन लोग का वेट बहुत ही कम होता है, नो वेट, और कोई इनर्शिया भी नहीं होता है, और उसका जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग एक वेव फॉर्म में फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी फ्लो इन वेव फॉर्म विथ रैपिड स्पीड, जिसका थाउजेंड्स एंड मतलब मिलियंस ऑफ टाइम्स पर सेकेंड स्पीड होगा, और वही बॉम्बार्डमेंट से जो चीज आपको देखने को मिलता है हमारे कोई भी स्क्रीन पे, वही होता है हमारा ऑसिलोस्कोप। और एक चीज, जो हमारा सीआरटी होता है, सीआरटी को बोला जाता है, याद रखिएगा, इट इज नोन एज, ये जो हमने डायग्राम बनाकर पहले से रखा हुआ है, दिस इज योर बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरटी होगा, मैंने सीआरटी लिख दिया है, सीआरटी होगा, मैंने सीआरओ लिख दिया है। क्यों? क्योंकि सीआरओ तो एक क्या हुआ, एक पूरा पूरा डिवाइस हुआ, लेकिन उसमें जो आपका स्क्रीन होता है, ठीक है ना, वो बना होता है एक ट्यूब से, और उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सीआरटी और कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। यही होता है आपका सीआरटी और कैथोड रे ट्यूब, जिसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी स्क्रीन पे, जिससे हमें को देखने को मिलता है हमारा जो भी सिग्नल हम लोग देखने चाह रहे हैं, चाहे वो करंट, वोल्टेज और पावर ही क्यों ना हो, विथ फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी चीज याद रखिएगा, ये चीज मत भूलिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। जो हमारा सीआरटी है, सीआरटी में क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो स्क्रीन होता है, ठीक है ना, वो बना होता है फॉस्फोर। और फॉस्फोर का कलर कैसे होता है? अगर सीआरटी स्क्रीन आप लोग देखे हैं तो मुझे बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ फॉस्फोर स्क्रीन? सर ग्रीन टाइप का हल्का। सॉरी, हाँ ठीक है, वो ग्रीन टाइप का या ग्रीन कलर का होता है। ये क्या होता है ना, हल्का सा थोड़ा सा शाइनी टाइप से, जिसमें आप कुछ भी इलेक्ट्रॉन बीम डालो तो वहां पर देखने को मिलता है। फिर वहां पर सबसे इस एंड में, मतलब इसका बैक एंड बोल लो आप, बैक एंड में एक होता है हीटर एलिमेंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन गन आपका, ठीक है, हीटर एलिमेंट के साथ आपका इलेक्ट्रॉन गन भी है। ये हीटर एलिमेंट जैसे ही गर्म होता है, वहां से इस इलेक्ट्रॉन गन को एक ट्रिगरिंग मिलता है। जैसे ट्रिगरिंग मिलेगा, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का तो स्कैटरिंग हो सकता है, अब यहां से आज जाहिर सी बात है ये ऐसे फैल सकता है, फैलने का चांसेस है। तो उस फैलने को रोकने के लिए हम लोग दो प्लेट्स लगाते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। यहां पर लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हो गया दैट इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इन दोनों का क्या काम है कि जो मान लीजिए अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको हॉरिजॉन्टल दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। और मान लीजिए कभी कभी जरूरत हुआ किसी भी सिग्नल को वर्टिकली डिफ्लेक्ट करने का, और वो जा रहा है हॉरिजॉन्टली, तो वो क्या करेगा, उसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट करवाएगा। यही याद रखिएगा, जो भी प्लेट्स होता है, इसका नाम रख दीजिए H1, इसका नाम रख दीजिए H2, इसका नाम रख दिए V1, इसका रख दीजिए V2। तो बोलता क्या है, the two pairs H1 and H2 of horizontal deflection plate माफ कीजिएगा, जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होता है वो बीम को हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करने के लिए काम आता है, और जो आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है वो बीम को वर्टिकली डिफ्लेक्ट के लिए काम आता है। तो मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट कर दिया, इसको वर्टिकली डिफ्लेक्ट कर दिया, फिर जाकर के आपका एक पॉइंट बन जाएगा हमारे
स्क्रीन पर, ठीक है ना। तो जैसे ही पॉइंट बन गया वहीं पर पता चलेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन जो बीम आ रहा था फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन विद द हेल्प ऑफ हीटर एलिमेंट हैज बीन सक्सेसफुली बॉम्बार्डेड एट द फॉस्फर स्क्रीन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि जो हमारा प्लेट्स होता है उसमें एक दो ठो मैं बता दे रहा हूं कि कैसे आप डीसी वोल्टेज अप्लाई करोगे वर्टिकल पे और हॉरिजॉन्टल पे, तो उसका जो साइन है कैसे चेंज होता है वही आपको देखना है, ठीक है। चलो देखते हैं। मान लीजिए कहता है सबसे नंबर 1 कि आपने डीसी वोल्टेज दिया है एक टाइम पे वर्टिकल पे और एक टाइम पे हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। या और होगा डीसी वोल्टेज एप्लीकेशन ऑन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब एक टाइम पे दोगे या तो आप वर्टिकल प्लेट पे दे रहे हो या तो आप हॉरिजॉन्टल प्लेट पे दे रहे हो। तो जो प्लेटिंग का डायमेंशन बनाते हैं हम लोग, जब डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं। चार्ट हो बना लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब मुझे इसमें से बताओ कि कौन सा हॉरिजॉन्टल प्लेट होगा, कौन सा वर्टिकल प्लेट होगा। डायग्राम देके बता सकते हो कौन सा हॉरिजॉन्टल होगा? बहुत ही आसान है, वैसा कुछ है नहीं। हॉरिजॉन्टल प्लेट कौन सा होगा सर? ये वाला, ये जो होगा सब में उसको वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हो जाएगा। उसका चलिए नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा H2, H1, H2, H1 एंड H2। फिर उसी प्रकार ये जब हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होगा तो जाहिर सी बात है सर, दिस विल बी योर वर्टिकल प्लेट्स V1, V2, V1, V2, V1, V2। अब क्या बोल रहा है, आपको एक समय पर या तो वर्टिकल प्लेट्स में पावर डीसी वोल्टेज देना है या तो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में। तो जब आप वर्टिकल में दे रहे हो पावर, देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उस समय यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। जब आप इसमें दे रहे हो तो उस समय यहाँ पर नहीं रहेगा। जब आप इसमें दे रहे हो तो फिर उस समय यहाँ पर नहीं रहेगा, और जब आप इसमें दे रहे हो उस समय भी यहाँ पर नहीं रहेगा। देखो कैसे चेंज हो रहा है, एक बार प्लस माइनस वर्टिकल में, यानी कि V1 को प्लस V2 को माइनस। फिर दूसरे केस में क्या हम लोग देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में H1 को प्लस H2 को माइनस। फिर तीसरे केस में हम लोग देख रहे हैं उल्टा हो गया, इस वाले का देखो जस्ट उल्टा हो गया। कैसे हो गया, V1 यहाँ पॉजिटिव था, इस समय क्या किया V1 नेगेटिव कर दिए। यहाँ भी V2 नेगेटिव था, यहाँ V2 पॉजिटिव कर दिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा फर्स्ट का रेसिप्रोकल या उल्टा बोल सकते हैं हमारा सेकंड थर्ड वाला हुआ, उसी प्रकार क्या होगा सेकंड का उल्टा क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। तो वहां क्या होगा, H1 को हम लोग नेगेटिव देंगे, H2 को हम लोग पॉजिटिव देंगे। अब आप लोग मुझे बताना सेकंड केस, देखते हैं कितना आप लोग समझ पाए हैं। अप्लाइंग DC voltages to both vertical and horizontal plates.
तो बताओ तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल डीसी वोल्टेजेस रिप्रेजेंटेशन है, कौन बता सकता है क्या क्या पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बताओ तो मुझे। कोई बता सकता है फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, बताओ तो पहला केस में। किसी को नहीं पता, चलिए पहला केस में क्या करेंगे, इसको देखिए ना, इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं प्लस माइनस, चलो यहाँ प्लस माइनस दे देते हैं। फिर दूसरे केस में देखो तो इसमें क्या दिए थे प्लस माइनस, चलो यहाँ भी प्लस माइनस दे देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब चलो सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या करेंगे, इसको हम लोग नॉर्मल रहने देंगे, जो हमारा प्लस माइनस था बस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या था हमारा सेकंड केस क्या था माइनस प्लस, इसको कर दो माइनस प्लस। ये हो गया, दो केस इसका हो गया, दो केस इसका हो गया। अब करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर कर दो माइनस, यहाँ पर कर दो प्लस, यहाँ पर कर दो माइनस, यहाँ पर कर दो प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या होगा यहाँ पर, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। फिर इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोहराएंगे, क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा हमारा माइनस प्लस और फिर एक बार हो जाएगा हमारा प्लस माइनस। तो ये हुआ हमारा चार कंडीशंस जब हम लोग एक साथ डीसी वोल्टेजेस देंगे हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स पे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब तीसरा केस होगा, ठीक है ना, टाइम अब कम बचा हुआ है। तीसरा केस में क्या बोलता है, जब हम लोग पल्सेटिंग डीसी लगाएंगे या तो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे या तो हमारे वर्टिकल प्लेट्स पे। तो जो पल्सेटिंग डीसी की बात आती है ना, तो ये सब प्लस माइनस नहीं देते हैं, सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, अप्लाइंग, ये सबसे आसान है, अप्लाइंग पल्सेटिंग डीसी तनवीर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अप्लाइंग पल्सेटिंग डीसी टू Yes, sir. ईदर ऑफ द प्लेट्स, मतलब इधर या तो एक टाइम पे उस पे या तो एक टाइम पे उस पे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां बना दो चारों, तो पल्सेटिंग डीसी को दिखाने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, यहां पर ऐसे करके बना दो, क्योंकि हम लोग जानते हैं पल्सेटिंग डीसी कैसा टाइप का होता है, जिसमें आपका एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों मिला होता है, उसी को हम लोग पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो एक टाइम यहां दे दो, एक टाइम यहां बना दो, ठीक है, फिर एक टाइम इस लेग में दे दो, एक टाइम इस लेग में दे दो, हर चारों लेग में एक एक बार दे दो, आपका काम खत्म हो गया। और उसी प्रकार अच्छा मुझे बताइए, जब बोलेगा कि दोनों प्लेट में देना है एक साथ, तो जब दोनों प्लेट में एक साथ देना है उस केस में क्या करेगा, इधर दो दे देना, फिर इधर दो दे देना, फिर इधर दो दे देना, फिर इधर दो दे देना। समझ गए क्या बोले, जब एक साथ पल्सेटिंग डीसी दोनों प्लेट में देना है तो इसमें 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 और इसमें और इसमें और इसमें दे देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सीआरटी में फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो हमारा वोल्टेज होता है स्क्रीन में कैसे, जो हमने आपको स्टेप्स बताया था कि हर बॉक्स को इतना लेना है, इतना डिवीजन करके लेना है, उसको यहाँ पर थ्योरेटिकल समझा करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। Thank you, sir. ओके चलिए ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसका जो पहले वाला चैप्टर है उसका आपका